हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही थी। तो मैंने 20 अगस्त 2023 तक के पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। ये पेपर 21 जनवरी वाला है जो अभी हुआ था 21 जनवरी 2024 को। तो ऑफलाइन वाले पेपर मैंने सभी सॉल्व करवा दिए हैं 2012 से लेकर 2024 तक। ऑनलाइन वाले पेपर भी मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो आप लोग वो सभी वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। पहला विकल्प है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि। दूसरा है नक्षत्र मंडल, ग्रह, सूर्य। तीसरा है उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा। और चौथा है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। तो सौर मंडल जो है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंडों से मिलकर बना है। चौथा विकल्प इसमें सही है। सूर्य जो है केंद्रीय तारा है जिसके चारों ओर अन्य सभी खगोलीय पिंड परिक्रमा करते हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। उपग्रह क्या होते हैं? ये ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। इसके अलावा बृहस्पति और शनि के पास कई उपग्रह हैं। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है बुध और शुक्र, इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वां बहन कहते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की जुड़वां बहन कहते हैं। तो शुक्र के बारे में ये याद रखिएगा। क्षुद्र ग्रह क्या है? ये छोटे चट्टानी पिंड हैं जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टियों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं? तो उल्का पिंड जो हैं क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं के टुकड़े हैं जो पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं। इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है और इन सब के बारे में भी बता दिया है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? पहला विकल्प है सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। दूसरा है केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। तीसरा है सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं। और चौथा है व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। तो पूछा गया है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था? तो सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। पहला विकल्प इसमें सही है। इसी पर लोगों ने सवाल उठाना प्रारंभ कर दिया था। अगला प्रश्न है, पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? पहला विकल्प है सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में। दूसरा है राजाओं और रानियों के बारे में। तीसरा है विद्वानों और कवियों के बारे में। और चौथा है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। तो पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है जो सेकिज्जर द्वारा रचित है। इसमें हमें जानकारी मिलती है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। चौथा विकल्प इसमें सही है। 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी, ये भी याद रखिएगा। और ये तमिल कृति है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? पहला विकल्प है ईवी रामास्वामी नायकर। दूसरा विकल्प है पंडिता रमाबाई।
तीसरा विकल्प है वीरेश लिंगम पंतुलू और चौथा विकल्प है ताराबाई शिंदे। तो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना ताराबाई शिंदे ने की थी। चौथा विकल्प इसमें सही है। अब ये 3 विकल्प और लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार कहते थे, तमिलनाडु के एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे, जिन्हें आत्मसम्मान आंदोलन और द्रविड़ कड़गम की स्थापना के लिए जाना जाता है। तो इनके बारे में ये याद रखिएगा। पंडिता रमाबाई एक भारतीय समाज सुधारक, महिलाओं की मुक्ति की समर्थक और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थी। तो इनके बारे में ये याद रखिए। और वीरेश लिंगम पंतुलू, ये आंध्र प्रदेश के एक समाज सुधारक और लेखक थे। तो ये इनके बारे में याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहला विकल्प है इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। दूसरा है पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान होता है। तीसरा है पहाड़ महाक्षयित हैं। और चौथा है पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, इसका कारण है कि इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। अभिकथन है दादा भाई नौरोजी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। कारण दिया गया है वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो पहला जो अभिकथन लिखा हुआ है ये गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि दादा भाई नौरोजी कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो ये गलत है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी 3 बार 1886 में, 1893 में और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो पहला गलत लिखा हुआ है अभिकथन। कारण सही लिखा हुआ है, वह व्यवसायी और प्रचारक थे, लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे, ये सही लिखा हुआ है। ए गलत किंतु आर सही, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, लिखा है निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं, यानी वायुमंडल में कौन सी गैसें अधिकतम मात्रा में पाई जाती हैं। पहला विकल्प है ओजोन और हीलियम, दूसरा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और चौथा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो वायुमंडल में 78% पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, 21% पाई जाती है ऑक्सीजन। तो 2 गैसें अधिकतम मात्रा में पाई जाती हैं, चौथा विकल्प इसमें सही है। इसके अलावा ऑर्गन जो है वो कितनी पाई जाती है, 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। तो ये भी आप याद रखिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। पहला विकल्प है ग्लोब, दूसरा विकल्प है मानचित्र, तीसरा विकल्प है उपग्रह से प्राप्त चित्र और चौथा है रग्बी गेंद। तो पृथ्वी का वास्तविक निरूपक पूछा गया है। तो पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है ग्लोब, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी। पहला विकल्प है 17 वर्ष तथा 15 वर्ष, दूसरा है 20 वर्ष तथा 18 वर्ष, तीसरा है 18 वर्ष तथा 16 वर्ष और चौथा है 21 वर्ष तथा 18 वर्ष। तो 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ और इस अधिनियम में
पुरुष की आयु रखी गई 18 वर्ष और महिला की आयु रखी गई 16 वर्ष। शादी के लिए ये आयु निर्धारित की गई। तीसरा विकल्प इसमें सही है। पुरुष की कितनी? 18 वर्ष और महिला की 16 वर्ष। अगला प्रश्न दिया गया है, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले? सही विकल्प का चुनाव करें। पहला विकल्प है नीलगिरी हिल्स, दूसरा है गारो हिल्स, तीसरा है मालाबार हिल्स और चौथा है सुलेमान और किरथर हिल्स। तो गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में। चौथा विकल्प इसमें सही है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ये स्थित हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, और वर्तमान में ये पाकिस्तान में हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और यहीं से गेहूं और जौ जैसी फसलों के साक्ष्य मिले थे। इसके अलावा ये जो 3 विकल्प लिखे हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। नीलगिरी पहाड़ियाँ ये भारत के दक्षिणी भाग में स्थित हैं और ये समृद्ध जैव विविधता चाय बागानों के लिए जानी जाती हैं। नीलगिरी हिल्स। गारो पहाड़ियाँ ये कहाँ पर हैं? तो ये भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय के पठार का हिस्सा हैं, ये भी याद रखिए। और मालाबार हिल्स ये कहाँ हैं? ये भारत के पश्चिमी भाग यानी मुंबई में स्थित हैं मालाबार की पहाड़ियाँ, तो ये भी इन सब के बारे में याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? पहला विकल्प है पौधों और जीव जंतुओं की गति, दूसरा है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, तीसरा है निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, और चौथा है संघनित वायु की गति। तो पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है क्योंकि यह उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन दिया गया है 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया। कारण दिया गया है 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों ही सही लिखे हैं। अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों ही अलग हैं। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। दोनों ए और आर सही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं उसे पहला विकल्प है जन्मजात बीमारियां कहते हैं, दूसरा है आनुवंशिक बीमारियां कहते हैं, तीसरा है संचारणीय बीमारियां कहते हैं, और चौथा है उपार्जित बीमारियां कहते हैं। तो जो बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं उन्हें संचारणीय बीमारियां यानी संचारी रोग कहते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो संचारी रोग जो हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक जानवर से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। इनमें प्रसार जो है अक्सर वायु जनित विषाणु या जीवाणु के माध्यम से होता है, लेकिन रक्त या अन्य शारीरिक तरल पदार्थ के माध्यम से भी हो जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई।
तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। 1770 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था जिसमें बंगाल की 2/3 आबादी समाप्त हो गई थी। दोनों ही कथन सही लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणी विकास में सहायता करता है? पहला विकल्प लिखा है, यानी ये विकल्प लिखे हुए हैं, उसके बाद बताना है कौन कौन से सही हैं। संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, संसाधनों का पुनः चक्रण, वस्तुओं का पुनः उपयोग। तो इसमें ए सही है, संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों का पुनः चक्रण, वस्तुओं का पुनः उपयोग। ए सी डी यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। लिखा है, इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। यह इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। अब पहले में लिखा है कि इस क्षेत्र में शंकुधारी वन उगते हैं, तो ये तो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र में पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का मिश्रण है, यानी दोनों प्रकार के वन यहाँ पर उगते हैं। तो पहला गलत है। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, सही है। इस क्षेत्र में जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, सही है। और यह बेसिन क्षेत्र विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति इस बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं, तो ये भी सही है। बी सी डी यानी तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि? पहला विकल्प है, यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। दूसरा है, यह स्थल रुद्ध हैं। तीसरा है, यह महासागरों से घिरी है। और चौथा है, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। लिखा है, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। तो इसमें लिखा है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई। सही लिखा है, 1864 में वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई थी और इसे केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने इसकी स्थापना की थी। और वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। और इसमें लिखा है कि वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, तो ये गलत है। केवल ए इसमें सही है और बी गलत है। ए सही किंतु बी गलत। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है, कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा है। तो जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया, ये सही है। और वे 3 भाग थे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और इसमें लिखा है कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तो ये गलत लिखा हुआ है। ए सही किंतु बी गलत। चौथा विकल्प इसमें सही है। जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इन्होंने जो 3 कालखंडों में बांटा है उन्हें याद रखिए, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अगला प्रश्न है, अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ें।
अभिकथन में लिखा है जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं, जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। कारण दिया गया है जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिसका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो इसमें कथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसीलिए तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। दोनों ए और आर सही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। किसके कारण कहा जाता है? लिखा है भौगोलिक सामीप्य, दूसरा है धार्मिक समानता, तीसरा है समान भोजन और चौथा है भाषाई समानता। तो इसमें धार्मिक समानता, समान भोजन और भाषाई समानता के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। बी सी डी इसमें सही है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। भौगोलिक सामीप्य यह इसका कारण नहीं है, बी सी डी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लिखा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही विकल्प चुनें। पहला लिखा है HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई। और चौथे में लिखा है 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। तो HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी, ये सही है। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी, ये भी सही है। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी, ये सही है। चौथा इसमें गलत लिखा हुआ है और गलत ही पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो चौथा इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? पहला है वस्तु की खोज, दूसरा है शुद्धिकरण, तीसरा है उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता और चौथा है निष्कर्षण। तो किसी वस्तु को या पदार्थ को संसाधन बनाती है उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन दिया गया है शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। कारण दिया गया है उनके शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो इसमें अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, अभिकथन तथा कारण दिए गए हैं। लिखा है अभिकथन में राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। कारण दिया गया है राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। तो इसमें दोनों ही सही हैं, अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। तो हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में महलवारी प्रणाली की शुरुआत की थी, आपको याद रखना है, और राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। लिखा है यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते। दूसरा है यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। तीसरा है कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है।
और चौथा है इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। तो यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते, ये तो गलत है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, ये सही है, लोग परिश्रम करते हैं तभी तो अधिक फसल का उत्पादन होता है। सी में लिखा है कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग होता है, ये भी सही है। और इस प्रदेश में वर्षा की कमी है, ये गलत है। बी और सी इसमें सही है, यानी तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, लिखा है एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है, ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? पहला है ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं। दूसरा है ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए। तीसरा है पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। और चौथा है ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए। तो ग्लोब पर जो रेखाएं खींची गई हैं, जो अक्षांश और देशांतर के रूप में जानी जाती हैं, ये रेखाएं खींची गई हैं पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अक्षांश क्या है? ये क्षैतिज रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। और देशांतर क्या है? ये लंबवत रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लिखा है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? पहला है चांद का गुरुत्वाकर्षण। दूसरा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तीसरा है सूर्य की ऊष्मा। और चौथा है पृथ्वी पर चट्टानें और महासागर। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, तर्क और अभिकथन दिए गए हैं। अभिकथन है रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। तर्क में लिखा है रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं और जो तर्क है वह अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश पटसन यानी जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। लिखा है यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। और डी में लिखा है इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, सही लिखा है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, सही है। इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, ये गलत है, क्योंकि इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ए बी डी यानी तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है। ये प्रश्न पेडागोजी के हैं। ये प्रश्न देखते हैं। लिखा है लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए। दूसरा है दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। तीसरा है राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। और चौथा है यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। तो सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए ए बी सी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे हैं। पहला है समानता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार,
शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रश्न में ए सही है, समानता का अधिकार, और बी सही है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ए और बी दूसरा प्रश्न इसमें सही है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। सॉरी, मैंने प्रश्न बोल दिया, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, लिखा है कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है, यह अनुमान लगाता है कि। पहला विकल्प लिखा है यह बहुसंख्यकों द्वारा संभावित सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। दूसरा है यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। तीसरा है यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। और चौथा है यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। तो इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है। यह अल्पसंख्यकों के आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है, ये गलत है। ए, बी, सी इसमें सही है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न है भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून के शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है। पहला है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतांत्रिक मूल्य। दूसरा है भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तीसरा है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और चौथा है न्यायिक सक्रियवाद। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, लिखा है उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। पहला विकल्प है बालवाड़ियों का प्रावधान। दूसरा है संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। तीसरा है व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान। और चौथा है रात की पाली के लिए लाने ले जाने की सुविधा। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने और पारिवारिक आय में योगदान एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है, तो पहला है इसमें बालवाड़ियों का प्रावधान, व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान और रात की पाली के लिए लाने ले जाने की सुविधा। ए, सी, डी यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है अभिकथन और तर्क दिया गया है। अभिकथन है भारत के गांवों में किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तर्क है मानसून का अभाव और कर्ज चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। तो दोनों ही बिल्कुल सही हैं और तर्क भी सही दिया गया है अभिकथन का, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि। पहला है वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं। दूसरा है वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। तीसरा है अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। और चौथा है स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। तो इसमें पहला सही है, वे उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार रख और निकाल सकते हैं। ये अस्थायी श्रमिक होते हैं, इन्हें सुविधा के लिए रखा जाता है, जब इनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो इन्हें निकाल दिया जाता है। बी भी सही है, वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं, ये भी सही है। और सी भी सही है, अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। ए, बी, सी यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ है। पहला है संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा है राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। तीसरा है राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। और चौथा है आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। तो इसमें जो सही है वह बताने हैं। तो इसमें ए सही है, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। ए और डी यानी कि
चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है। पहला है जाति व्यवस्था के प्रचलन को, दूसरा है दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, तीसरा है विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, और चौथा है ऊंच नीच की कम उपस्थिति को। तो जाति व्यवस्था के प्रचलन को, ये तो गलत है। दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, ये सही है। विशिष्ट भाषा के प्रयोग को और ऊंच नीच की कम उपस्थिति को, BCD यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है। तो SST के जितने भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करवा दिया है। SST पेडागोजी के क्वेश्चन जो थे उनको मैं बाद में करवाऊंगी। अभी मैंने SST के ऑफलाइन वाले पेपर और ऑनलाइन वाले पेपर करवा दिए हैं। आज पूरे होते हैं ये ऑफलाइन वाले पेपर। 2012 से मैंने शुरू किया था और 2024 तक मैंने ऑफलाइन वाले सभी पेपर कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके अलावा मैंने ऑनलाइन वाले पेपर भी करवाए हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा NCERT की हिस्ट्री और जियोग्राफी की वीडियो आती है, जिसमें हिस्ट्री अभी बची हुई है। क्लास 8th की हिस्ट्री के कुछ चैप्टर बचे हुए हैं। जियोग्राफी कंप्लीट हो गई है, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 पूरी कंप्लीट हो गई है। आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।